हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी फिजिक्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्स रे डिफ्रैक्शन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल, ब्रैग्स लॉ, ये एक वीडियो में कवर करूंगा मैं। और दूसरा पाउडर मेथड और एप्लीकेशन ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन, ये हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विजुअली इसको समझते हैं पहले, फिर हम इसका प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट एक्स रे डिफ्रैक्शन में ये आता है हमारे पास कि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक जब हमारे पास आई तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम लोग एनालिसिस कर पाए। ठीक है, और हम उस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, एक्स रे डिफ्रैक्शन की हेल्प से। दूसरा देखो, एक्स रे डिफ्रैक्शन जब हमारे पास एक्स रे डिस्कवर हुई तभी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स थे उनकी स्टडी पॉसिबल हो पाई। अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं हो पाती अगर एक्सरे हमारे पास नहीं डिस्कवर हो पाते। तीसरा पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस आर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि डिफ्रैक्शन जो हमारे पास होगा, ठीक है, वो तभी होगा जब अगर जो एक्सरे की वेवलेंथ है, ठीक है, और अंदर जो हमारे पास क्रिस्टल मटेरियल है, उस क्रिस्टल मटेरियल के अंदर हमारे पास जो उसकी डायमेंशंस होंगी वो उससे छोटी हों। ठीक है, लैम्डा से छोटी हों। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो इंटर एटॉमिक हमारे पास स्पेसिंग होती है, ठीक है, जो क्रिस्टल के बीच में एटम्स उनकी स्पेसिंग होती है 2 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए, तभी हमारे पास एक्स रे डिफ्रैक्शन हो पाएगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो होती है 0.02 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, यहाँ तक की रेंज होनी चाहिए। इसलिए हम लोग एक्सरे की हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग क्रिस्टल की स्टडी कर पाते हैं। ठीक है गाइस, और होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलर आप ये समझ लो कि जो एक्सरे हमारे पास डिफ्रैक्ट तभी कर पाएगा जब हमारे पास एक्सरे एक्सरे हमारे पास जब होगा तो उसकी वेवलेंथ एक तो 0.02 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो एटम्स के बीच की दूरियां हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, वो 2 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। ठीक है गाइस, होप आपको इस चीज़ समझ में आया होगा। अब हम एक बारी विजुअली ब्रैग्स लॉ को समझ लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो गाइज ये देखो, ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या होता है। देखो, ये जो आपको ब्लू ब्लू से दिखाई दे रही है ये एटम्स है। ठीक है, ये एक प्लेन में एटम्स है। ठीक है, प्लेन में तो हो क्या रहा है, एक एक्सरे आ रही है पर्पल से, वो पहले ऊपर वाले एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जा रही है। सिमिलरली दूसरी वेव भी देखो आ रही है, दोनों पैरेलल वेव्स हमारे पास एक्सरेज आ रही हैं, वो एक्सरे देखो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने ब्रैग्स लॉ देखो विजुअली समझ लो। अब हम इसका प्रूफ समझते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक है गाइस, अब हमने विजुअली ब्रैग्स लॉ को देख लिया था और अब हम इसको थोड़ा समझेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है, ब्रैग्स लॉ समझाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे किसी क्रिस्टल के अंदर कोई एटम होगा। ठीक है, उस पर क्या होता है, एक्सरे हमारी पड़ती है। ठीक है, एक्सरे पड़ती है। अब वो काम कैसे करती है, देखो एक्सरे ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, इसका ये ऊपर नीचे वेव है, एक्सरे एक वेव है। एक्सरे को जब हम मारते हैं किसी एटम पे तो ये एटम इसके रास्ते पे आएगा तो ये इसको भी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे, ठीक है, वाइब्रेट करेगी। अब कोई भी इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट होंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट होता है ना, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट या एक्सेलरेट होता है तो वो भी वेव्स छोड़ता है। ठीक है, अब जो एक्सरे की वेव है ये आई एटम पे टकराए तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन पे भी टकराएगी। इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसी ही वेव छोड़ेगा जो कि सेम वेवलेंथ लैम्डा की होगी जो कि एक्सरे की वेवलेंथ थी। यानी कि जो एक्सरे है और जो ये इमिट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम वेव है। ठीक है, यानी कि ये भी एक्सरे होगी और ये भी एक्सरे होगी। ठीक है गाइस, ये हम समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि ब्रैग्स लॉ हमारा काम कैसे करता है। ब्रैग्स लॉ जब भी जहाँ गाइस डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब भी जहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे दो चीज़ ज़रूर होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप आपने ये 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसमें एक लेक्चर आएगा बाद में। ये पूरा एक यूनिट है, ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट है पूरा फिजिकल ऑप्टिक्स।
तो उसको देखेंगे बाद में। पहले डिफ्रैक्शन इतना समझ लो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जो लाइट मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है, बहुत हमें ब्राइट लाइट मिलती है, और डिस्ट्रक्टिव में हमें अंधेरा मिलता है। देखो कुछ ऐसे पैटर्न मिलते हैं, आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ मैं। ये हमारे पास डार्क है, फिर एक गैप होता है बीच में, फिर लाइट, फिर और लाइट, फिर और लाइट। ये जो बीच में गैपिंग आपको देखने को मिल रही है ना, ये गैपिंग होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये जो ब्लैक से बनाया है ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक चीज़ आप समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, ये होने के लिए एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा। अभी एन लैम्डा बाद में समझेंगे क्या है, लेकिन आप इतना याद रखो कि अगर कोई कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको करवाना है तो आपका एन लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको आगे बताता हूँ आपको ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो ठीक है गाइस, ब्रैग्स लॉ की स्टेटमेंट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये क्या कहते हैं, देखो ये तो 2 है, ठीक है। डी एच के लिए हमारे पास होती है 2 मिलर इंडाइसेस जो प्लेन्स हैं उन प्लेन के बीच की दूरी, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हो गया, और लैम्डा हमारी वेव की लेंथ हो गई। अब इसको समझते हैं ये क्या है, फिर डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, मैंने आपको विजुअली दिखाया भी था। तो देखो हो क्या, हमारे पास एक एक्सरे आएगी एक एटम पे, और वो एटम से टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेव को क्या बोल दिया है, ए बी और पी सी, ठीक है। सिमिलरली एक और वेव आ रही है, ठीक है। इस बार वो इसके जस्ट नीचे वाले एटम पे टकरा रही है, और वो लौट, ठीक है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे हम लोग। तो गाइस हमारे पास ये जो प्लेन है, इस प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन में एटम्स है, और इस प्लेन की मिरर इंडाइसेस होंगे एच के एल, और गाइस दूसरे प्लेन की भी हमारे पास मिलर इंडाइसेस क्या होंगी, एच के एल। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 मिलर इंडाइसेस, अगर 2 प्लेन्स अगर हमारे पास पैरेलल हैं, जो कि यहाँ पे हैं, तो उसके मिलर इंडाइसेस सेम होते हैं, ठीक है गाइस। अब 2 प्लेन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है डी, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास जो आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं इन 2 एटम्स को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, डी, ठीक है। 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस, 2 प्लेन के बीच की डिस्टेंस डी हो जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ। एक वेव आई, एक एटम से टकराई बी एटम से, और टकरा के सीधे चले गई। दूसरी वेव भी आई एक्सरे, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है वेव, ये एक्सरे है, ठीक है, ये है। और इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये वाली वेव यहाँ से टकरा के ई पे सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। इससे मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल रहा हूँ जो कि है यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ जो कि है 90 डिग्री का, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग कि दो पहली रे आई बी के साथ और इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है गाइस, थीटा, ठीक है। सिमिलरली जो रिफ्लेक्ट हुई हमारे पास वेव, वो भी कितनी एंगल बनाएगी, थीटा। इतनी कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे को, ठीक है। आगे जो डेरिवेशन है उसको मूव करते हैं। मैंने आपको बताया, अब देखना ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हमको चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, ये पाथ डिफरेंस, क्या गाइस, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम एक बार ब्रैग्स लॉ समझते हैं डेफिनेशन के साथ। ब्रैग्स लॉ देखो यहाँ पे गाइस, जब कोई एक्सरे इंसिडेंट करती है किसी क्रिस्टल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब कोई एक्सरे किसी क्रिस्टल सरफेस पे यहाँ पे जब इंसिडेंट करती है तो वो एक एंगल बनाती है, कितना, थीटा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब जो भी रिफ्लेक्ट हुई इसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये सेम एंगल बनाएगी जो यहाँ पे बना रही थी, थीटा। उसके बाद और जो पाथ डिफरेंस है इज इक्वल टू द होल नंबर। अब देखो ये मैंने बताया आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, होल नंबर और लैम्डा के मल्टीपल के बराबर, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर ऑफ वेवलेंथ एन
आ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर, यानी कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या है, ब्रैग्स लॉ हमारे पास है 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। देखो एन लेमडा तो है हमारे पास, अगर मैं पार्ट डिफरेंस को ये प्रूफ कर दूँ 2d साइन थीटा तो मेरा ब्रैग्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, मूव करते हैं अगले की तरफ। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ इनको, ये बी है तो इसको हम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू मैंने नाम दे दिए। अब आप एक चीज़ बताओ, दो रेज आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चले गई, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए और कंडीशन है हमारे पास एन लेमडा होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हम निकालते हैं, देखो ये वेव का पार्ट और ये वेव का पार्ट दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा आ रहा है इन दोनों में, ये कौन सा वाला, पी ई क्यू। तो पार्ट डिफरेंस कितना है मेरे पास, पी ई प्लस ई क्यू। कौन सा वाला है हमारे पास, पी ई प्लस ई क्यू। ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। इतनी कहानी क्लियर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन लेमडा। अब अगर मैं ये पी ई और ई क्यू की वैल्यू निकाल लूँ तो उसको निकालते हैं पी ई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए छोटा सा फिगर बनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये है कुछ ऐसा सा हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, ये है ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। देखो ये हमारे पास है एंगल 90 डिग्री, ये है थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, हमारे पास जो ये है, ये जो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है गाइस, ये वाला ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब सुनो, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा, ये 90, तो ये बचा एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है इतना एंगल, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये मेरे पास जो एंगल बचेगा ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो फिगर में भी लिख देता हूँ मैं, ये जो एंगल हमारे पास आया थीटा। समझ रहे हो ना कैसा आया। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल ये भी क्या होगा, थीटा। इतनी कहानी क्लियर, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसकी तरफ, मैं इसको थोड़ा अलग से बनाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैंने उस पार्ट का एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमें चाहिए पी ई की वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, बी हमारे पास यहाँ पे एक एटम था और यहाँ पे एक और एटम था। दो एटम के बीच की दूरी कितनी होती है हमारे पास, दो मतलब प्लेन थे यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे। इन प्लेन के बीच की दूरी कितनी होती है गाइस, डी होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें पी ई की वैल्यू चाहिए। पी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जिस तरफ हमारे पास इसको ऐसा होता है कुछ। ठीक है, यहाँ पर अगर थीटा है तो जिस तरफ थीटा होता है, थीटा के नीचे वाला एंगल क्या होता है, बेस। ठीक है, और थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, 90, वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पी की वैल्यू निकालें तो पी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया। ठीक है, तो निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, यानी कि पी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, बी ई। ठीक है, ये हमारे पास है। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या निकलेगी मेरे पास, पी ई की वैल्यू तो हमें चाहिए। ठीक है, पी की वैल्यू हमें चाहिए, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी। डी को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पी ई की वैल्यू क्या आ रही है, डी साइन थीटा। इतनी कहानी क्लियर। सिमिलरली ई क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास, जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो दूसरा ट्रायंगल बनना है, ये भी क्या हमारे पास टू, इसका भी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ई क्यू की वैल्यू, वो भी आएगी 2d साइन थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू भी डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस मेरे पास क्या था हमारे पास, एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये भी डी साइन थीटा वैल्यू है, तो फॉर्मूला था पी ई प्लस ई क्यू, यानी कि ये चीज़ पार्ट डिफरेंस है। ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा की, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सॉरी गाइस, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी हो रखी है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसमें, राइटिंग आप देख लेना। ई क्यू, तो पी ई की वैल्यू है डी साइन थीटा, ई क्यू की वैल्यू भी है डी साइन थीटा, एन लेमडा, तो
इसको जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, ये है मेरे पास ब्रैग्स लॉ। अब इस ब्रैग्स लॉ में हम समझते हैं d हमारे पास क्या होता है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन के बीच की स्पेस को हम d बोलते हैं। साइन थीटा हमारे पास थीटा हमारे पास है इंसिडेंट एंगल, जिसे हम लोग कभी कभी ग्लेंसिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लेंसिंग एंगल। और तीसरा है हमारे पास n बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे की वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है गाइस, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि हमारे पास 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 0 है तो हम इसे बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी क्लियर। ठीक है, अब हम n की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, कभी कभी हम लोग लेते ही नहीं n की वैल्यू 0, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरा डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। हम उस केस में डिफ्रैक्शन को देख ही नहीं पाएंगे कि हुआ भी या नहीं हुआ है। ठीक हो गया। अब n की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, n की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर देखो थीटा 0 डिग्री होगा ना, तो देखो थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास ये वेव सीधे हो जाएगी बिल्कुल, ये एंगल 0 हो चुका होगा, यानी कि ये एंगल ऐसा हो चुका होगा, तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादातर n की वैल्यू 1 2 3 4 लेते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 पे हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n के लिए 1 है तो लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, साइन इनवर्स लैम्डा बाय 2d, यानी कि जो मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा उसकी वैल्यू होगी ये। अब क्या समझ रहा हूँ फर्स्ट मैक्सिमा वगैरह, ये मैं क्या बता रहा हूँ, देखो हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बताया क्या होती है दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्टिव में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो हमारे पास ब्राइटनेस होती है लाइट की इंटेंसिटी, वो बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसको फिज़िक्स की भाषा में हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं और इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही पढ़ा रहा था, क्योंकि हमारे पास कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है n लैम्डा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, जब n की वैल्यू 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फर्स्ट है तो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा मुझे मिलेगा जो कि होगा ये। ठीक है, वैसे सेकंड भी मिलेगा, वैसे थर्ड भी मिलेगा। और एक चीज़ याद रखोगे कि n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी हमारे पास उतनी ही कम होगी। यानी कि n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। और गाइस कोशिश करिए समझाने की आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।